गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन बिवाड़ और हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। और हमारा जो लेक्चर चल रहा है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है गुप्त वंश। इससे पहले हम गुप्त वंश के बारे में कई वीडियो बना चुके हैं। प्रत्येक शासक के बारे में श्रीगुप्त से लेकर के स्कंदगुप्त के बारे में हम जो पहले वीडियो हैं उनमें इसके बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करा चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो देखिए, ताकि आपका क्रम जो है वो बना रहे। स्कंदगुप्त पर आकर जो मुख्य शाखा होती है गुप्त वंश की, वो एक तरह से समाप्त हो जाती है। यानी कि जो मुख्य शासक माना जाता है, मैंने बताया था स्कंदगुप्त जो था वो अंतिम महान शासक उसको माना गया था। इसके बाद में यानी कि पुरुगुप्त शासक बनने वाला है। लेकिन पुरुगुप्त के चालू होने से पहले एक जो मुख्य शाखा होती है गुप्त वंश की, वो समाप्त हो चुकी होती है। ठीक है, मुख्य शाखा स्कंदगुप्त पर समाप्त हो जाती है और अब जो आगे हैं जिनको परगुप्त बोला जाता है वो शुरू होने वाले हैं। और इसमें सबसे पहले हम पुरुगुप्त को पढ़ेंगे और एक एक करके जो छोटे शासक जिनको माना जाता है, ठीक है, शासक कोई छोटा नहीं होता, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से उनको गुप्त वंश के अंदर छोटा माना गया है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आप बड़े आराम से इस लेक्चर को सुनिए। आपको सब कुछ जो इनसे जुड़ा होगा और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बड़ी आसानी से आसान शब्दों में सॉल्व कराने का प्रयास करूँगा। बात समझ में आई? तो बड़े ध्यान से आप इसे सुनिए। ठीक है, अब देखिए, हम जो है पुरुगुप्त के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। और पुरुगुप्त जो है, इसका जो शासनकाल है ना, वो कब से कब तक माना गया है? पुरुगुप्त, ठीक है। और इसका जो शासनकाल है वो 467 से लेके और 473 ईस्वी तक। समझ में है ना? शासनकाल आपको याद रहता है तो उसके आसपास के जो राजा होते हैं उनके बारे में भी पता होता है। शासनकाल आपको याद होता है तो उसके पूरे कालक्रम के बारे में आपको दिमाग में तुरंत पता चल जाता है कि भाई इस शासक का शासनकाल इतना इतना रहा है। कितना रहा है? 467, क्योंकि 467 तक तो स्कंदगुप्त का रहा था। 467 से लेके और 473 के मध्य में इसका क्या रहा? शासनकाल रहा। ठीक है, अब ये स्कंदगुप्त के बाद आया तो ये स्कंदगुप्त का क्या था? ये पुत्र था। स्कंदगुप्त का क्या था? ये पुत्र था। तो यहां पे लिखना है, यह है स्कंदगुप्त का पुत्र था। ठीक है, यह क्या था? स्कंदगुप्त का पुत्र था। और इसकी जो माता थी, स्कंदगुप्त का पुत्र था, इसकी माता का नाम, इसकी माता का नाम अनंत देवी था। ठीक है, अनंत देवी। बात समझ में आई ना? इसकी जो माता थी उसका नाम क्या था? अनंत देवी था। और इसके जो पिताजी थे उनका नाम क्या था? स्कंदगुप्त था। ठीक है, सॉरी, कुमारगुप्त था। ठीक है, स्कंदगुप्त का तो सौतेला भाई था। यहाँ पे करेक्शन करना, ये सौतेला भाई था स्कंदगुप्त का, कुमारगुप्त। इसको क्या करना है? आपको सही करना है, करेक्शन करना है। ठीक है, लेकिन इनकी जो पत्नी है ना, उस पत्नी का नाम मिलता है चंद्र देवी। इनकी जो पत्नी है उस पत्नी का नाम क्या मिलता है? चंद्र देवी मिलता है। कहाँ मिलता है? भीतरी अभिलेख में मिलता है। ठीक है, पत्नी चंद्र देवी है। जानकारी कहाँ से मिलती है? तो भीतरी अभिलेख से मिलती है। अभिलेख तो मालूम होगा ना क्या होते हैं? भीतरी अभिलेख। मालूम चल गया कि कहाँ से जानकारी मिली? भीतरी अभिलेख से इस बारे में जानकारी हमको प्राप्त होती है। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। पत्नी के बाद अब देखो, यहाँ पे स्कंदगुप्त जो था इसका सौतेला भाई था, है ना? स्कंदगुप्त इसका सौतेला भाई था।
सौतेला भाई था। क्या था? स्कंदगुप्त जो है इसका सौतेला भाई था। ये करेक्शन कर लेना, क्योंकि ये शासक तो स्कंदगुप्त के बाद में बना था, लेकिन इसका सौतेला भाई था। पुत्र किसका था? ये कुमारगुप्त का था। माता का नाम क्या था? अनंत देवी था। ठीक है, और पत्नी का नाम क्या था? चंद्र देवी था। जानकारी कहाँ से मिलती है? भीतरी अभिलेख से मिलती है। और स्कंदगुप्त का ये सौतेला भाई था। यहाँ तक सब क्लियर? चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और कुछ आगे जो इम्पोर्टेंट इससे मिलते जुलते फैक्ट हैं ये भी आपको याद रखना है कि इसकी उपाधि क्या मिलती है। इसकी उपाधि जो मिलती है वो मिलती है प्रकाशदित्य की। क्या उपाधि मिलती है? प्रकाशदित्य। ठीक है, प्रकाशदित्य की इसकी क्या मिलती है? उपाधि मिलती है। एक बात आपको और याद रखनी है इनसे संबंधित, वो बात यह है कि सर्वाधिक वृद्धावस्था में शासक बनने वाले शासक थे गुप्त वंश के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? गुप्त वंश के अंतर्गत। तो ये काफ़ी अच्छी लाइन है, इसलिए इसको नोट कर लेना। ठीक है, कि गुप्त वंश में सर्वाधिक उम्र के शासक, सर्वाधिक उम्र के यानी कि वृद्धावस्था, सर्वाधिक उम्र के शासक। ठीक है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। गुप्त वंश में सर्वाधिक उम्र के क्या बनते हैं? ये शासक बनते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा इनसे जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी है कि इनके द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार किया गया। क्या कहा मैंने? ये कहा मैंने कि बौद्ध धर्म के ये क्या बन जाते हैं? अनुयायी बन जाते हैं। और गुप्त वंश के पहले शासक थे जो बौद्ध धर्म के अनुयायी बने। बौद्ध धर्म को संरक्षण तो बहुत शासकों ने दिया, लेकिन उसको अपना लेना, उसका अनुयायी बन जाना, ऐसा करने वाले ये पहले शासक थे। कौन थे? पुरुगुप्त थे। तो लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे लिख लो भले ही कि गुप्त वंश के बौद्ध धर्म को, गुप्त वंश के बौद्ध धर्म को अपनाने वाले अनुयायी भी लिख सकते हो। ठीक है, अपनाने वाले पहले शासक। ठीक है, समझ में आई बात? तो गुप्त वंश के बौद्ध धर्म को अपनाने वाले क्या बन जाते हैं? ये पहले शासक बन जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, इन्हीं फैक्ट से छोटा क्वेश्चन निकाल लिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा। ठीक है, एग्जामिनर के द्वारा इन्हीं फैक्ट से क्वेश्चन निकाल लिया जाता है और इनको आप बार बार रिवाइज करोगे तो जम जाएंगे दिमाग में। ठीक है, फिर उनको भूलने का कोई मतलब ही नहीं है। तो देखिए पुरुगुप्त जो है वो 467 से लेके 473 ईस्वी तक क्या करता है? शासन करता है। यह कुमारगुप्त का क्या था? पुत्र था। किसका पुत्र था? कुमारगुप्त का पुत्र था। इसकी जो माताजी हैं उनका नाम क्या मिलता है? अनंत देवी मिलता है। और इनकी जो पत्नी है उनका नाम क्या मिलता है? उनका नाम चंद्र देवी मिलता है। कहाँ मिलता है? भीतरी अभिलेख में मिलता है। स्कंदगुप्त जो था वो क्या है? इनका छोटा भाई था। ठीक है, क्या था? छोटा भाई था, और लेकिन सगा नहीं था, सौतेला था। कैसा था? सौतेला। उपाधि जो धारण की गई वो प्रकाशदित्य की उपाधि इनके द्वारा धारण की गई। गुप्त वंश का में सर्वाधिक उम्र का क्या बनता है? ये शासक बनता है। और गुप्त वंश की बौद्ध धर्म को अपनाने वाला क्या बनता है? पहला शासक बनता है। उम्मीद है कि पुरुगुप्त से संबंधित जो बात मैंने आपको बताई है वो आपके समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, चलिए तो आपको समझ आया, आपने उतारा, नोट्स बनाए होंगे, लिखा होगा।
तो आगे आगे रिवीजन आप इसका एक बार कर लेना, ठीक है। पुरुगुप्त 467 से 473, यह कुमारगुप्त का पुत्र था। इसकी माता का नाम अनंत देवी था, पत्नी का नाम चंद्र देवी था। स्कंदगुप्त सौतेला भाई, उपाधि प्रकाशदित्य की, गुप्त वंश में सर्वाधिक उम्र दराज और बौद्ध धर्म का अनुयायी। बात समझ में आई? चलिए, अगर आपके पास इनसे संबंधित कोई और जानकारी अगर रहती है कि इसमें ये जानकारी और जोड़ सकते थे तो वो आप कमेंट्स करके बता दिया करो, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसके बाद हम अध्ययन करते हैं किसके बारे में? बुद्धगुप्त के बारे में। किसके बारे में अध्ययन करते हैं? बुद्धगुप्त, ठीक है। किसके बारे में अध्ययन करते हैं? बुद्धगुप्त के बारे में अध्ययन करते हैं। और बुद्धगुप्त जो है उसका शासनकाल 475 तक था, तो ये 475 से लेके और 495 ईस्वी तक क्या करता है? शासन करता है। बात समझ में आई आपको कि इसके द्वारा, किसके द्वारा? बुद्धगुप्त के द्वारा 475 से लेके और 495 तक ईस्वी तक क्या करता है? शासन करता है। लगभग 20 वर्ष शासन करता है, ठीक है। अब देखिए, बुद्धगुप्त जो है ना, इसने परम देवत की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की? परम देवत की उपाधि इसके द्वारा धारण की गई। इसके अलावा इसने एक और उपाधि धारण की, उसमें इसको क्या कहा गया है? परम भट्टारक। क्या कहा गया है? परम भट्टारक कहा गया है। परम भट्टारक महाराजा धीराज। आपको समझ आई कि इसकी जो उपाधि है वो कौन कौन सी है? इसने परम देवत की उपाधि धारण की, इसने परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, ठीक है। इसके अलावा श्री विक्रम की उपाधि धारण की गई। किसकी उपाधि? श्री विक्रम की उपाधि जो है वो धारण की गई। अब देखो, इससे जुड़ा हुआ एक फैक्ट ये है कि श्री विक्रम की जो उपाधि है वो इसकी स्वर्ण मुद्राओं पर मिलती है। कहाँ मिलती है? स्वर्ण मुद्राओं पर मिलती है। स्वर्ण मुद्राओं पर, ठीक है। पूछा जा सकता है कि बुद्धगुप्त की स्वर्ण मुद्राओं पर कौन सी उपाधि अंकित थी? तो इसकी जो श्री विक्रम की जो उपाधि थी वो इसकी स्वर्ण मुद्राओं पर अंकित थी। बात समझ में आई? ठीक है। तो स्वर्ण मुद्राओं पर मिलने वाली जो उपाधि है वो कौन सी है? श्री विक्रम की उपाधि है, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं। इसका जो है सारनाथ लेख एवं एरण स्तंभ लेख में क्या है? उल्लेख है। सारनाथ एवं एरण अभिलेख में उल्लेख है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे है? तो सारनाथ में और एरण अभिलेख में क्या दिया हुआ है? उल्लेख दिया हुआ है। दामोदरपुर से भी इसके क्या मिलते हैं? दामोदरपुर से इसके 3 ताम्रपत्र मिले हैं। दामोदरपुर से 3 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दामोदरपुर से इसके 3 ताम्रपत्र जो है वो प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके शासनकाल में, ठीक है, इसके शासनकाल में अभयमित्र, ठीक है, कौन? अभयमित्र ने बुद्ध प्रतिमा स्थापित की। बुद्ध प्रतिमा स्थापित की। क्या की? बुद्ध प्रतिमा जो है वो इसके समय पर क्या की गई? स्थापित की गई। किसके द्वारा की गई? अभयमित्र के द्वारा की गई। दामोदरपुर जो दामोदरपुर से क्या मिलते हैं? इसके 3 ताम्रपत्र
प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके सोने और चांदी के सिक्के क्या हुए थे, प्राप्त हुए थे। किस किस के सिक्के प्राप्त हुए इसके, तो सोने और चांदी के, सोने एवं चांदी के सिक्के प्राप्त हुए, सिक्के प्राप्त हुए। किसके सिक्के मिले इसके, किसके सिक्के मिले इसके, सोने और चांदी के सिक्के प्राप्त हुए। और मैंने यहाँ पे बताया है कि इसकी जो श्री विक्रम की जो उपाधि है ना, वो कहाँ पे मिलती है, श्री विक्रम की उपाधि इसकी स्वर्ण मुद्राओं पर से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है, स्वर्ण मुद्राओं से प्राप्त होती है। समझ में आई बात। चलिए, तो याद रखना है कि बुद्धगुप्त की स्वर्ण मुद्राओं से कौन सी उपाधि मिलती है, तो इसकी श्री विक्रम की उपाधि मिलती है। परम भट्टारक महाराधिराज की उपाधि धारण की गई, परम देवत की उपाधि धारण की गई, सारनाथ एवं एरण अभिलेख से इसका उल्लेख मिलता है, दामोदरपुर से इसके 3 ताम्रपत्र इसके प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अभय मित्र ने इसके समय पर बुद्ध प्रतिमा क्या की, स्थापित की थी उसकी। और सोने एवं चांदी के इसके समय पर, इसके टाइम पर सिक्के जो है वो क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। ठीक है, नीचे दिख जाएगा इतना। चलिए, तो मिटाएं इसको, मिटा दें। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे लिख देते ना, मम्मी पापा तो लिखे नहीं, माता पिता। देखो पुरुगुप्त की पत्नी का नाम क्या था, अभी जो कराया था जस्ट, क्या था उसकी पत्नी का नाम, बताओ, बोलो एक बार। चंद्र देवी था। क्या नाम था, चंद्र देवी। ठीक है, और पिता का तो जरूरत ही नहीं है बताने का, भी पढ़ा है, पुरुगुप्त। तो इनकी क्या था, ये संतान था, चंद्र देवी और पुरुगुप्त की क्या था, ये संतान था। तो इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको हम मिटाते हैं। चलिए, देखिए ये अंतिम शासक हुआ गुप्तों के अंदर जिसने एक बड़े साम्राज्य पर क्या किया था, शासन किया था। क्योंकि इसके बाद जो गुप्त साम्राज्य है वो क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो गुप्त वंश में बुद्धगुप्त जो है ना, इसने हिमालय से नर्मदा तक और मालवा से बंगाल तक शासन किया। दिख रहा है ना इधर, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, शासन किया। तो ये गुप्तों के अंदर अंतिम शासक रहा जिसने इतने बड़े साम्राज्य पे क्या किया, शासन किया। हिमालय से लेके और नर्मदा तक और मालवा से लेके बंगाल तक क्या किया था, शासन किया था। ठीक है, इसके अलावा इसके समय क्या होता है, जो साम्राज्य है ना, इसके समय नहीं, इसकी मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य 3 भागों में बट जाता है। क्या होता है, इसकी मृत्यु के बाद जो साम्राज्य होता है वो 3 भागों में डिवाइड हो जाता है, 3 भागों में बढ़ जाता है। किस किस के भाग में बढ़ जाता है, देखिए, एक जो भाग है वो चला जाता है नरसिंह गुप्त के पास। किसके पास चला जाता है, नरसिंह गुप्त।
नरसिंह गुप्त, और पूरा नाम था इसका नरसिंह गुप्त बालादित्य, नरसिंह गुप्त बालादित्य। ठीक है, इसने किस पर अधिकार कर लिया था बाद में, कौन सा क्षेत्र इसके अधिकार में आ गया, मगध। चलिए एक ही हो गया, ये किसका लाला था, किसका था, किसका था, पुरुगुप्त का। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो क्षेत्र है वो चला जाता है भानुगुप्त के पास। किसके पास चला जाता है, भानुगुप्त के पास चला जाता है। क्या चला जाता है, मालवा। ठीक है, यहीं पे लिखा है, अभी कहाँ लिखा है, ये लिखा है मालवा। ठीक है, तो भानुगुप्त के पास मालवा चला जाता है, और तीसरा जो शासक था, वो तीसरा जो क्षेत्र है किसके पास चला जाता है, वैन्यगुप्त के पास चला जाता है। वैन्यगुप्त के पास क्या चला जाता है, बंगाल चला जाता है। क्या चला जाता है, बंगाल चला जाता है। ये वाला जो क्षेत्र है वो चला जाता है। बात समझ में आई कि बुद्धगुप्त की मृत्यु के पश्चात जो गुप्त साम्राज्य है वो कितने भागों में डिवाइड होता है, 3 भागों में डिवाइड होता है। कौन कौन से भाग में डिवाइड होता है, तो नरसिंह गुप्त जो है, जो नरसिंह गुप्त बालादित्य था, इसके पास मगध चला गया, भानुगुप्त के पास मालवा चला गया, और वैन्यगुप्त के पास जो है वो क्या चला जाता है, बंगाल चला जाता है। कितने भाग, 3 भाग। कौन कौन से भाग, मगध मालवा बंगाल। कौन कौन से, बंगाल मालवा मगध। कौन कौन से, मालवा मगध बंगाल। ठीक है, मगध मालवा बंगाल, बंगाल मालवा मगध 3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। तो गुप्त वंश क्या हो गया, डिवाइड हो गया। गुप्त साम्राज्य क्या हो गया, डिवाइड हो गया। कितने पार्ट में हो गया, 3 पार्ट में हो गया। ठीक है, 1 2 3। कौन कौन से 1 2 3, एक M फॉर मालवा, M फॉर मगध, और B फॉर बंगाल। याद रखोगे ना, बोलोगे तो नहीं। तो मालवा मगध बंगाल में गुप्त वंश क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। और देखिए जो चीज़ डिवाइड हो गई उसका क्या हो गया, पतन हो गया। ठीक है, क्या हो गया, पतन हो गया। आप अपने पेन को ना खोल दो, उसकी जो अंदर की इंक की स्याही की जो होती है वो बाहर निकाल दो, उसका ढक्कन कहीं और निकाल दो, तो पेन क्या हो जाएगा, उसका पतन हो जाएगा, फिर वो चलेगा नहीं। ठीक है, सिर्फ शो के लिए कुछ हिस्सा अलग हो जाएगा, पर वो चलेगा नहीं, वो ढांचा रह जाएगा उसका। तो ऐसे ही गुप्त वंश जो है वो बुद्धगुप्त के बाद क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ तक हो गया। अब हमने इनके नाम लिखा दिए, नरसिंह, बालादित्य, भानुगुप्त, वैन्यगुप्त। इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, मिटा दें इसको, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। चलिए नरसिंह बालादित्य के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। नरसिंह बालादित्य के बारे में थोड़ा सा अध्ययन हम कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसीलिए आप बड़े ध्यान से नरसिंह बालादित्य को भी सुनिए कि आखिर नरसिंह बालादित्य का क्या क्या योगदान रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग डाल लीजिए नरसिंह बालादित्य। नरसिंह बालादित्य। ठीक है, नरसिंह गुप्त था वैसे, पर हमने गुप्त को गायब कर दिया क्योंकि पूरा गुप्त वंश ही चल रहा है। अब देखिए उसका शासनकाल कब तक था, 495 तक था। कब तक था, 475 से 95 तक था। तो इसका कब तक होगा, 495 से लेके 510 तक। ठीक है, 495 से लेके और 510, कितना 10, 510, यानी कि टोटल 15 वर्ष तक शासन किया। अब नरसिंह बालादित्य 495 से लेके और 510 तक शासन करता है। इसके द्वारा देखिए नरसिंह बालादित्य के द्वारा परम भागवत की उपाधि धारण की गई। परम भागवत की उपाधि धारण की गई। कौन सी उपाधि धारण की जाती है इसके द्वारा, कौन सी उपाधि धारण की जाती है, तो इसके द्वारा परम भागवत की उपाधि धारण की गई। बोलो कौन सी उपाधि धारण की गई, कौन सी, बोलो, परम भागवत की। ठीक है, आप 1-2 बार रिवाइज करोगे तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी। अब देखिए ये जो था और इसकी जो माँ थी, ये दोनों के दोनों ही बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले थे। ठीक है, क्या करने वाले थे, बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले थे। कौन कौन थे, नरसिंह बालादित्य
और इनकी माता श्री। ठीक है, नरसिंह बालादित्य एवं इनकी माता बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के। ठीक है, कौन कौन की बात की मैंने? नरसिंह बालादित्य और इसकी माता के बारे में बात की थी। ठीक है, अब आप लोगों को सब माता कौन थी तो अभी बताई थी, चंद्र देवी थी। बार बार बताने की आवश्यकता महसूस नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अब देखिए इसके समय पर हूणों का क्या होता है? आक्रमण होता है। हूणों का आक्रमण होता है। अब आप लोगों के मन में विचार आएगा, सब हूणों का आक्रमण हुआ, किसने किया? नेतृत्व कौन कर रहा था हूणों का? तो कर रहा था मिहिरकुल। कौन कर रहा था? मिहिरकुल कर रहा था। मिहिरकुल के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में आक्रमण होता है? मिहिरकुल के नेतृत्व में आक्रमण होता है। लेकिन, किंतु, परंतु, अगर, मगर आक्रमण पहले से किया। किसने किया? मिहिरकुल ने किया, लेकिन बेटा खुद ही हार गया। ठीक है, पहले से आक्रमण किया और पहले से आक्रमण करने के बाद खुद ही हार गया, यानी कि मिहिरकुल इस आक्रमण में परास्त हो जाता है। क्या हो जाता है? परास्त हो जाता है। ठीक है, मिहिरकुल इस आक्रमण में परास्त हो जाता है। परास्त हो जाता है और क्या कर लिया जाता है? बंदी बना लिया जाता है। बंदी बना लिया जाता है। अच्छा खासा बंदा था, क्या बना दिया? बंदी बना दिया। ठीक है, अब देखिए आपकी इसमें सबसे ज़्यादा बदनामी है। आप किसी पर पहले से आक्रमण करो, जैसे मैं आप पर उदाहरण देता हूँ कि आप चल दो अपने घर से, भाई उसको पीट के आना। ठीक है, आप अपने दोस्तों को लो, दो चारों को, और आप उसके घर जाओ और वो तुमको पीट के फिर वापस आपके घर भेज दे, तो ऐसा महसूस, तो यही मिहिरकुल के साथ हुआ था। मिहिरकुल वहाँ से चल के आया, आक्रमण किया, आक्रमण में खुद ही हार गया और हारने के बाद सेना तो भाग गई और इसको क्या बना लिया? बंदी बना लिया। लेकिन मिहिरकुल ये बात जानता था कि ये दोनों बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले हैं, और बौद्ध जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही अहिंसक होते हैं। मिहिरकुल ने रिक्वेस्ट की उसकी माता से, क्योंकि माता जो होती है उसका मन थोड़ा, आप लोग देखते हो ना, अपनी माता का मन थोड़ा 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 क्या होगा, दूसरे की प्रति भावनाएं जल्दी आ जाती हैं। और मिहिरकुल ने 2-4 दिन रोया पीटा कि मुझे छोड़ दो, आगे से गलती नहीं होगी, कभी आक्रमण नहीं करूंगा, ये वो है। तो इसकी माता ने क्या कहा? अपने पुत्र को कहा, किसको कहा? नरसिंह बालादित्य को कहा कि ऐसा करो, ये इंसान अपनी गलती मान रहा है, अपनी गलती महसूस कर रहा है, इसको क्या करो? छोड़ दो। ठीक है, और मिहिरकुल को क्या किया? मिहिरकुल को किसने? नरसिंह ने। ठीक है, मिहिरकुल को नरसिंह ने अपनी माता के कहने पर, अपनी माता के कहने पर छोड़ दिया। ठीक है, किसके कहने पर छोड़ दिया? अपनी माता के कहने पर छोड़ दिया। अब जैसे ही इसको छोड़ दिया, ये भाग के कहाँ गया? ये भाग के कश्मीर गया। कहाँ चला जाता है? कश्मीर चला जाता है। ठीक है, तो लिखना मिहिरकुल भागकर कश्मीर चला गया। कहाँ चला जाता है? तो भागकर कश्मीर चला जाता है। ठीक है, कहाँ चला गया? कश्मीर चला गया। और इधर क्या हुआ? जो नरसिंह है, कौन है? नरसिंह है, इसने वसुमित्र की, वसुमित्र नहीं सॉरी, वसुबंधु,
ठीक है, किसकी? वसुबंधु की शिष्टता ग्रहण कर ली, शिष्य बन गया। ठीक है, वसुमित्र की शिष्टता ग्रहण कर ली। क्या कर ली? वसुमित्र की शिष्टता जो है वो क्या कर ली? ग्रहण कर ली, धारण कर ली। किसने कर ली? नरसिंह ने कर ली। ठीक है, किसने कर ली? नरसिंह ने कर ली। और इसी के समय ही इसका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। यानी कि वसुबंधु का क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। इसके जो गुरुजी थे इनका क्या हो गया? निधन हो गया। ठीक है, और इसके बाद में ऐसा मानते हैं कि नरसिंह ने भी ध्यान के माध्यम से अपने आप क्या कर ली? मुक्ति कर ली। ठीक है, तो नरसिंह बालादित्य से संबंधित जितनी भी बातें बताई, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, समझ में आ गई होंगी। नरसिंह बालादित्य 495 से 510 परम भागवत की उपाधि धारण करता है। ठीक है, इसकी माताजी और ये स्वयं क्या कर लेता है? बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते हैं। हूणों का इसके समय क्या होता है? आक्रमण होता है। किसके नेतृत्व में होता है? मिहिर कुल के नेतृत्व में होता है। मिहिर कुल ने आक्रमण किया लेकिन परास्त हो गया। परास्त होने के बाद क्या बना लिया गया? बंदी बना लिया जाता है। लेकिन इसकी जो माता है ना, वो इसको कहती है छोड़ दो, इसलिए मिहिर कुल को छोड़ दिया गया। मिहिर कुल भाग के कश्मीर चला जाता है। ठीक है, और उसके बाद इसने वसुबंधु की क्या की? शिष्टता ग्रहण कर ली और उससे ज्ञान लिया बौद्ध धर्म का। और उसके बाद वसुबंधु की हो गई मृत्यु, और उसकी मृत्यु के बाद इसने भी ध्यान के द्वारा क्या कर ली? मुक्ति प्राप्त कर ली। बात समझ में आई? चलिए मिटा दे इसको। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, किसी को कुछ करना है तो कर लो। ओनली फॉर 10 सेकेंड, ओनली फॉर 9, ओनली फॉर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 मिटाते हैं। ठीक, आप देखिए इसके बाद हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं भानुगुप्त के बारे में। किसके बारे में? भानुगुप्त के बारे में अध्ययन करेंगे। और भानुगुप्त का गुप्त वंश के प्रति जो योगदान रहता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, किसके बारे में अध्ययन करेंगे? भानुगुप्त के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सुनिए भानुगुप्त के बारे में। किसके बारे में लिख रहे हैं हम? भानुगुप्त के बारे में लिख रहे हैं। और भानुगुप्त जो है, इसकी जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है? ऐरण अभिलेख से मिलती है। ठीक है, ऐरण अभिलेख से। किस अभिलेख से मिलती है? ऐरण अभिलेख से मिलती है। और इसके समय हूणों का आक्रमण हुआ था, और उस हूणों के आक्रमण में इसका जो सेनापति है गोपराज, उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, गोपराज की मृत्यु हूणों के आक्रमण में हो गई। हो जाती है, क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किसकी हो जाती है? ये क्या लिख दिया? गोपराज लिखना है। ठीक है, गोपराज, गोपराज। ठीक है, गोपराज क्या था? इसका सेनापति था। क्या था? सेनापति था। किसका सेनापति था? भानुगुप्त का सेनापति था। और गोपराज की मृत्यु के बाद में इसकी जो पत्नी होती है वो क्या होती है? सती हो जाती है। क्या हो जाती है? सती हो जाती है। किसकी पत्नी सती हो जाती है? गोपराज की पत्नी सही तो सती हो जाती है। ठीक है, तो लिख लो गोपराज की मृत्यु के बाद इसकी पत्नी सती हो जाती है। सती हो जाती है। और याद रखना है कि सती होने का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य इसके समय का ही है। ठीक है, क्या क्या बोला मैंने अभी? सती होने का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य। अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा साक्ष्य? किसका साक्ष्य? गोपराज की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी का साक्ष्य। किसके समय का? भानुगुप्त का। कौन सा? ऐरण अभिलेख। बात समझ में आई?
3 4 5 क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बन गए। ठीक है, भानुगुप्त की जानकारी एरन अभिलेख से मिलती है। ये बात कहाँ लिखी है? एरन में लिखी है। क्या लिखी है कि इसके समय पर हूणों का क्या हुआ? आक्रमण होता है। हूणों के आक्रमण में सेनापति गोपराज है, ये क्या होता है? शहीद हो जाता है, अमर हो जाता है, वीर गति को प्राप्त हो जाता है। तो इसके बाद जो इसकी पत्नी होती है वो क्या होती है? सती हो जाती है। और सती प्रथा का या सती होने का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य क्या होता है? प्राप्त होता है। इसके अलावा इस युद्ध को क्या कहते हैं? स्वतंत्रता संग्राम। क्या 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 कहते हैं? स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, इसको किसको स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी? किसने दी? किसने दी? तो इसको स्वतंत्रता संग्राम की जो संज्ञा दी गई, बार ऑफ लिबरेशन की संज्ञा जो दी गई, वो दी है राय चौधरी ने। किसने दी है? राय चौधरी ने इसको कहा है स्वतंत्रता संग्राम। बात समझ में आई? ठीक है, मिटा दें इसको। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है, कोई ले सकता है, ओनली फॉर 5 सेकेंड। चलिए, अब देखिए इसके बाद जो हम बात करेंगे, क्या 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 बात करेंगे? अग्नि शासक की। ठीक है, किस शासक की? कौन से शासक की? जल्दी बताओ। वैन्यगुप्त की। कौन सा वैन्यगुप्त? गुप्त वंश का वैन्यगुप्त। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे हम? वैन्यगुप्त। ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस इतना पढ़ेंगे कि ये था। कौन था? वैन्यगुप्त था, जिसने द्वादशादित्य की उपाधि धारण की। द्वादशादित्य क्या उपाधि धारण की? द्वादशादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, गुणेधर और कोमिल्ला। गुणेधर और कौमिल्या, इसके क्या मिलते हैं? अभिलेख मिलते हैं। ठीक है, क्या मिलते हैं? क्या मिलते हैं? 2। कौन कौन से? गुणेधर अभिलेख और कौमिल्या अभिलेख। ठीक है, इसके मिलते हैं। तो इसका जो गुणेधर अभिलेख है, कौन सा है? गुणेधर जो अभिलेख है, इसमें 2 शब्द मिलते हैं। कौन कौन से शब्द मिलते हैं? एक तो महासामंत शब्द मिलता है, एक सामंत शब्द मिलता है। कोई बड़ी बात नहीं, आप लोग कहोगे हमने बहुत बार पढ़ रखा है, लेकिन सबसे पहले अब महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि जो चीज़ सबसे पहले होती है वो महत्वपूर्ण होती है। कहाँ से मिलता है सामंत शब्द और महासामंत शब्द? गुणेधर अभिलेख से मिलता है। किसके समय मिलता है? तो गुप्त वंश के शासक वैन्यगुप्त के समय मिलता है। बात समझ में आई? समझ में आई कि सामंत और महासामंत शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहाँ है? ठीक है, इसके बाद चलो इसकी बात हो गई, तो कौमिल्या अभिलेख में क्या लिखा हुआ है? ऐसा इसमें क्या लिखा हुआ है? ऐसा तो इसमें नहरों का निर्माता कहा गया है। इसको क्या कहा गया है? नहरों का निर्माता कहा गया है। क्या कहा गया है? नहरों का निर्माता कहा गया है। किसका निर्माता कहा गया है? नहरों का निर्माता कहा गया है, नहरों का। ठीक है, तो दोनों का पता चल गया। गुणेधर अभिलेख में महासामंत और सामंत शब्द का इस्तेमाल हुआ है, और दूसरे में इसको नहरों का निर्माता कहा गया है। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए क्या, देखिए मिटाते हैं इसको और पढ़ेंगे अगले शासक कुमारगुप्त के बारे में। कौन सा कुमारगुप्त? पढ़ तो लिया, कुमारगुप्त कितनी बार पढ़ोगे? कुमारगुप्त 3rd के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे पहले 2 कुमारगुप्त हो चुके हैं, तो हम पढ़ रहे हैं कुमारगुप्त 3rd। इसको आप लोग तृतीय भी बोल सकते हो, इसको आप तीसरा भी बोल सकते हो। ठीक है, अब देखिए ये किसका बेटा था? किसका बेटा था? कौन सा बेटा? कुमारगुप्त 3rd जो था वो किसका बेटा था? नरसिंह बालादित्य का बेटा था। ये किसका बेटा था? नरसिंह बालादित्य।
नरसिंह बालादित्य का पुत्र। ठीक है, किसका पुत्र था? नरसिंह बालादित्य का ये क्या था? पुत्र था। अब देखिए मित्र देवी क्या है, क्या बताया मैंने? मित्र देवी कौन सी देवी? मित्र देवी जो है ना, इसका ये बेटा होता है। नरसिंह बालादित्य का पुत्र, तो माता कौन हो गई इसकी? मित्र देवी हो गई। ठीक है, बात समझ में आई? बस इतना ही समझना है। और इसके बाद जो शासक बना वो बना था विष्णुगुप्त। कौन बना? विष्णुगुप्त बना। ठीक है, विष्णुगुप्त के बारे में आपको ये बात याद रखनी है कि जो विष्णुगुप्त है वो गुप्त वंश का अंतिम शासक होता है, क्योंकि पहले ही बता दिया था। क्या बता दिया था? कि विष्णुगुप्त जो है गुप्त वंश का, इसको तो बड़े बड़े अक्षरों में लिख दूं ताकि याद रहे आपको, अंतिम शासक। ठीक है, किस वंश का? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक। अब आप लोग सोचोगे कैसे अंतिम शासक? इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कुछ नहीं हुआ। इसको समाचार, कौन से समाचार? कौन से समाचार? समाचार देव नाम है। समाचार देव कौन था? बंगाल का था। कहाँ का था? बंगाल का था। इसने इसको परास्त कर दिया। क्या कर दिया? परास्त कर दिया। और परास्त करने के बाद पूरा साम्राज्य छीन लिया। किसने छीन लिया? समाचार देव ने छीन लिया। कहाँ से आया? बंगाल से आया। इसलिए ये क्या बन गया? गुप्त वंश का अंतिम शासक बन गया। कान खोल के ध्यान से सुन लेना, कौन बन गया? विष्णुगुप्त बन गया। बात समझ में आई? तो हमने गुप्त वंश पढ़ लिया पूरा। ठीक है, 4 से 5 वीडियो इसकी बनी और ये गुप्त वंश क्या हो गया? फिनिश हो गया। एक एक राजा को उठा उठा के पढ़ा है, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको भी लिया है। तो उम्मीद है तुमको अच्छे से इसको समझ में आ गया होगा। जिनको समझ में आना होगा, जिनकी बौद्धिक क्षमता साथ दे रही होगी, दिमाग साथ दे रहा होगा, ध्यान दे रहा होगा, क्योंकि होता तो सबके पास है लेकिन वो अन्य स्थानों पर व्यस्त होता है। ठीक है, जो तुम्हारे दिमाग के जो पढ़ने की जो ग्रंथियाँ हैं ना, वो भटकती रहती है बहुत सारे बच्चों की। तो 1-2 बार इसको आप देखोगे, 1-2 बार इसको रिवाइज करोगे तो आसानी से आपको गुप्त वंश क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो का समापन करते हैं यहीं पे, और आने वाला जो नेक्स्ट हम लेक्चर लेंगे, जो टॉपिक लेंगे, उसके बारे में बात करेंगे कल, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।